अफसोसनाक वाक़या सिंध हाउस पे जो हुआ है और जिस तरह बलवाइयों ने वहाँ पर तशद्दुद किया, दीवारें फैलांगी और वहाँ पर जिस तरीके से सफाकाना उनका अमल रहा, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसलिए कि ये सब कुछ इमरान नियाज़ी की ईमा पर किया गया और सिंध हाउस पे हमला कोई मामूली बात नहीं। ये हमला सिर्फ सिंध की धरती पे नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान की धरती पे हुआ है। आज ये वाक़या हुआ, कल खुदा ना खास्ता जो आइन शिकन हैं, जो कि आज आइन को नहीं मानते, कहते हैं कि जनाब इन मेंबर्स को 10 लाख लोगों के जत्थे से गुज़रना पड़ेगा और फिर वापस भी यहाँ से गुज़रना पड़ेगा, और जो कहते हैं कि हम नहीं मानते। स्पीकर एक पीटीआई के वर्कर की ज़ुबान में बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो हमारी जो जमहूरियत है, जिसके लिए ऑपोजिशन ने बड़ा दिल करके, सब जानते थे कि एक बदतरीन धांधली हुई है और धांधली की पैदावार हुकूमत और वज़ीर आज़म को हमने इसलिए बर्दाश्त किया, दिल पे पत्थर रख कर के ये जो जमहूरियत का पौधा जो है ये खिलने से पहले मुरझा ना जाए। मगर आज 4.25 साल बाद वही जो शख्स कंटेनर पर बोलता था एक नाखुदा की आवाज़ में, आज उसने जमहूरियत की धज्जियाँ बखेर दी हैं और पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म और खुदा न खास्ता उसको अगर ये समझ में आ गई है कि मुतहदा अपोजिशन इंशाअल्लाह एक जमहूरी और कानूनी और आइनी तरीके से ये जो अदम एतमाद की जो मोशन लेके आई, ये कामयाब होगी। वो अपने इक़्तिदार के लिए वो तमाम हदें फलांगने के लिए तैयार है और आज कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं। इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। अब बताइए कि वो इत्तेहादी जो उनके साथ हैं वो गवाही दे रहे हैं उनकी पाकी की, उन मेंबरान की जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर सूरह यासीन के ऊपर उन्होंने कहा कि एक धेला नहीं हमने ना लिया ना ख्वाहिश का इज़हार किया, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ख़ुद पीटीआई के जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये आज उनके हलकों में जो महंगाई ने और बेरोज़गारी ने जो तबाही मचाई है, ये उसका अजाला करने के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी। ये कहते हैं कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब ये भूल गए कि जो सेनेट में जो किन्हों ने वोट ख़रीदे थे, पीटीआई को अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा। जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, बलूचिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पीटीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और जो जिंदा मिसाल है पंजाब में जो 6 मेंबर मुस्लिम लीग नून के जो इन्होंने वहाँ से उनको अलहदा किया, ख़ुद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला। ये सारी दुनिया ने देखा उसको टेलीविज़न के ऊपर। तो क्या चीफ मिनिस्टर हाउस यकीनन एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस नहीं हुआ? यहाँ पर तो एक मकसद के लिए लोग अपने ज़मीर के लिए आगे आए हैं, एक मोशन आई है। वहाँ पर पंजाब में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ उनको लालच देकर वो लेके गए और फिर कहते हैं और हमें इल्ज़ाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये मौका आ गया है कि हम इमरान नियाज़ी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से जिसको जीत का यकीन हो, उस मालिक के करम से वो कभी लड़ाई नहीं चाहता, वो कभी धींगा मुश्ती नहीं चाहता, वो कभी झगड़ा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के रास्ते हमें जाने की इजाज़त दी जाए और सबको अपना वोट का इस्तेमाल, हक़ का इस्तेमाल उनको इजाज़त होनी चाहिए। और मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूँ कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख़ में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा और आपकी फिर जो इज़्ज़त जो है वो खुदा न खास्ता खाक में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है स्पीकर साहब कि आप होश के नाखून लें
اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنے، آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اب اپنے گریبان میں جھانکیں، بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں۔ اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا، پھر ہم سے گلہ مت کرنا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں گے۔ اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے۔ ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے۔ اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے۔ کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ جب جہاز اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا۔ آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے، کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں، یہ سارے الفاظ
انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب میں گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قائد اس پہ اختلاف کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنچ کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کے قیادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پہ ہمارا تفصیلی تبصرہ بھی ہوا۔ میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریق انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں۔ گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا۔ وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا، اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یہ ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے سپورٹمن سپرٹس اپنائیں۔ پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے۔ 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے، آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے، جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا۔ پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے، فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا، تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔ ہم
बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज तक चल रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश ये रहा है और कायदे इस पे इख्तलाफ साहब ने अपना जो सीरियसनेस है, जो स्टेटमेंटशिप है, जो पाकिस्तान की, जो मुल्क की इंटरनेशनल सूरत हाल है, उस सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिशन के काफ़ी सियासी कार्ड पीछे हमें अब इस्तेमाल करने के मौके नहीं हमें, मगर अगर ये धमकी है कि वो नेशनल असेंबली का रूल्स फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, कानून फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, आइन फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, तो मेरा मौक़िफ़ जो अपना जमात में भी और अपोजिशन पार्टीज़ के सामने होगा कि हम भी वहाँ उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब अख्तर मैंगल साहब ज़रा कुछ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने आज हमें मदऊ किया। बहरहाल मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि तमाम अकाबरीन पॉलिटिकल पार्टी के अकाबरीन ने तफसीलन बात की है। कल का जो एक वाक़या हुआ सिंध हाउस में, न कि सिर्फ हमें उस पर अफसोस होता है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इस्लामाबाद के शहर जहाँ पर रेड जोन भी है और जहाँ पे सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ामात हैं, जहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू भी है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, जहाँ पर पार्लियामेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो मैं सिर्फ आप मीडिया से ये सवाल करता हूँ कि और उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने एक फेडरेशन पर हमला किया, एक सूबे पर हमला करना, सिंध हाउस पर हमला करना आपका एक फेडरेशन पर हमला है, उस सूबे पर हमला है। तो आप ये सोचें कि हमारे जो बयाबान जो इलाके हैं उनमें लोगों को जो हक की बात करते हैं उनका क्या हाल होता है। उनकी तो दूसरे दिन जो लाश फेंकी जाती है। और यहाँ पर आपके इसी इस्लामाबाद में जब हमारे बच्चे अपने स्टूडेंट की बाजियाबी के लिए आपके प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हैं तो उन पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़े के बावजूद भी उनके ख़िलाफ़ सिर्फ दफ़ा 144 लगाया जाता है। तो इसका मतलब इस मुल्क और रिया भी हो जाते हैं। इस मुल्क में हुक्मरानों के लिए कानून और हैं, जो अपोजिशन है उनके लिए कानून और हैं, हाकिमों के कानून और हैं और मज़लूमों के लिए कानून और हैं। मैं मुख्तसरन क्योंकि कुछ दिन हमने भी उनकी सोबत में वज़ीर आज़म साहब के गुजारे हैं, एक मैं मशवरा देना चाहूँगा उनको कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप क्लीन बोल्ड नहीं होंगे, आप कैच आउट भी नहीं होंगे, आप रन आउट भी नहीं होंगे, आप हिट विकेट होंगे, अपनी विकेट खुद ही गिराएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी सवाल। मैं एक सेकंड अभी गुफ्तगू में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो आखिरी बात की थी कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो एक मेंबर अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी दुआए खैर के बाद अगर जो हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। देखिए वही नेक्स्ट वर्किंग डे का एजेंडा, उनको इजलास बुलाना उनकी ज़िम्मेदारी है, और अगर उसमें उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फिर हम मजबूर होंगे। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान, आप सब पाकिस्तानी हैं। 22 करोड़ आवाम के वो मेहमान हैं। ये छोड़े इमरान नियाज़ी की हुकूमत, वो जाने उनका काम जाने, ये हमारे मेहमान हैं, पूरी कौम के मेहमान हैं। हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे फिर।
सर प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उनके जो मुशीरान हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं कि जो मुनर्रफ अरकान हैं पीपल्स जो इन जमातों के PTI के उनको वक्त से पहले जो है ना वो नाअहल कर दिया जाए। आर्डीनेंस की बात की जा रही है कि आर्डीनेंस के जरिए उन्हें नाअहल कर दिया गया, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, सरीहन मुतसादम है आइन से। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो 63A में क्लियरली लेट डाउन है कि जब तक के डिफेक्शन की वजह ना बन जाए आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक उन्होंने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया, उससे पहले आप लाख आप कर लें, आप ये कार्रवाई का आगाज़ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। इस हवाले से इसमें भी कानून बड़ा वाज़ेह है, लिहाजा अगर ये हरकत करेंगे तो हम इंशाअल्लाह तमाम हमारे पास जो आइनी कानूनी हथियार हैं वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। सर ये बताइए जी बताइए सतीश साहब, आप क्या साहब कि आपने आइन छीनने की बात की और आपने कहा कि जो है वो स्पीकर ऐसा करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कौन सी दफा लगती है? एक, और दूसरा ये बताइएगा, कल वो गवर्नमेंट ने रेड जोन का जो दायरा इख्तियार 1 किलोमीटर मजीद को बढ़ा दिया है, तो आपने कहा था कि हम शारा दस्तूर पर जाएंगे, जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो आप क्या वहाँ जाएंगे या जो गवर्नमेंट जगह देगी वहाँ होंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, हम अल्लाह ताला के फजल करम से, खुदा के फजल करम से हम जीत चुके हैं। ये हारे हुए जो जवारी होते हैं ना, ये उनका रवैया है PTI का। हम किसी सूरत भी हंगामा नहीं चाहते, कहीं हम शोर नहीं चाहते, लेकिन अगर PTI मुसर है डी चौक में जलसा करने पे, तो हमने सब ने कॉल दे रखी है और इंशाअल्लाह पर हम इनसे लड़ेंगे नहीं, अपने साथियों को हम अपना इंशाअल्लाह इंश्योर करेंगे वो पार्लियामेंट में पहुँचे अमन से और वोट डाल के वो बाहर जाएं। इसकी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम पूरी लेंगे। अगली बात जो आपने की कि स्पीकर अगर आइन चकनी करता है तो आपको पता है उसकी आइन में सज़ा क्या आप जानते हैं। सर ये बताइएगा, पहले तो मैडम मरियम का शुक्रिया सवाल देने के लिए। मुतहदा पोजीशन है सर, कल बनीगाला में एक अहम मीटिंग हुई है, उस पर आप मुतहदा पोजीशन की क्या राय है? और सेकेंडली, अब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतहदा पोजीशन की क्या उम्मीद है? थैंक यू। लाहौल साहब जवाब। मैं जवाब दूँ शहबाज शरीफ साहब। जहाँ तक मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इसका मेरा तो कोई तफसीली इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन इमरान खान साहब शिकस्त अब हो चुका है, हार गया है, अक्सरियत खो चुका है और ब्यूरोक्रेसी को इमरान का कोई ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। सदर पाकिस्तान को इमरान का कोई तजवीज़ नहीं मानना चाहिए। जब तक अदम एतमाद का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जमहूरी तरीके से हमारा मुकाबला नहीं हुआ, तो इमरान का कोई ऑर्डर जो है मेरा नज़र में, मेरा जमात में के नज़र में, उसका कोई ऑर्डर, उसका कोई फैसला का आईनी, कोई कानूनी और कोई मॉरल भी, कोई सियासी भी उसका कोई वजन नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है मुतहदा पोजीशन की? सर सुप्रीम कोर्ट को, एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट के वी डिडंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑल पाकिस्तान के, जो पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी है, और आप जानते हो कि जहाँ भी जमहूरियत का इम्तहान रहा है हमारा मुल्क की तारीख़ में, तो लॉयर्स का कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार रहा है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के मुताबिक उनको जो नज़र आ रहे हैं कि जमहूरियत के जो ख़तरे हैं इस पूरे सिलसिले में, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक पिटीशन फ़ाइल किया था। सिंध हाउस पे जो हमला हुआ, जो वफाक पे हमला है, जो जमहूरियत पे हमला है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है, हम अप्रीशिएट करते हैं कि उस मौके, उस तशद्दुद की वजह से, उस हमला की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि आज छुट्टी के दिन होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिफ्ता भाई की तरफ
Just stop. अजान के आदाब में सर हमें बोलना मना है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? जी खालिद महमूद साहब। मियां साहब मेरा सवाल ये है कि एक तो असेंबली के अंदर एक टेंशन है अदम ये डीचओ की टेंशन है जिसके अंदर एक तसादम का खतरा है कि सियासी जमातें कारकुन जो आपस में लड़ ना पड़े। क्या ऐसी सूरत में अगर कोई थर्ड पार्टी कोशिश करती है थर्ड ऑप्शन के ऊपर तो क्या वो ऑप्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा? हजरत मौलाना इसका बेहतर जवाब देंगे। कोई तसादुम का तस्वुर नहीं है। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने 14 दिन यहाँ पर आज़ादी मार्च के हवाले से जिसमें तमाम सियासी जमातें मुत्तहिदा अपोजिशन शरीक हुई, हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोग आए उसमें, और लोग कहते हैं कि जी किसी दरख्त का एक पत्ता भी नहीं कटा उससे। तो हम तो अपने पुरअमन रहने के सबूत दे चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में 14 मिलियन मार्च करके, इस्लामाबाद में एक आज़ादी मार्च करके, लेकिन ऐसे वक्त पे जबकि पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी अमल वो अपने मराहिल अबूर कर रहा हो, और ऐसे वक्त में ये ऐलान कर देना कि हम यहाँ 10 लाख लोग बुलाएंगे, ये मेंबरान उनके ऊपर से गुजरेंगे और इनके के ऊपर से बाहर आएंगे, इसका तो माना ये है कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक खालिसतन पार्लिमानी अमल उसको वो अपने गुंडों के ज़रिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर शुरफा ने आकर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जो कुछ भी होगा 10 लाख बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा 172 लेकर आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और ये भी मैं बता दूं कि पूरे मुल्क से इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी दुनिया इस्लामाबाद में वारिद होगी कि ये खस व खाशाक की तरह बह जाएंगे, कोई हैसियत नहीं करेगा। जो OIC का इजलास है, ये सबको पता है कि रियासती सतह पर इस तरह के फैसले होते हैं और उनका इनेकाद नहीं होता है। जैसे आपने एक वार्निंग दी, तो क्या ये वार्निंग उन लोगों के लिए जो ये इजलास इसका इनेकाद करवा रहे हैं? मैंगल साहब से एक सवाल है इसके साथ कि सर आपका सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये रहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। अपोजिशन के साथ आप इस वक्त खड़े, काफ़ी सारे मामला तय हुए हैं, तो क्या इनसे मुतल्लिक भी कोई मामला तय हुआ? जहाँ तक OIC के इजलास है, अपोजिशन ने बहुत ही कोशिश किया। हमारा बहुत ही जो ऑप्शंस हैं इस वक्त में गर्मा गर्मी को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने समझा कि वो नामुनासिब है, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि पुरअमन तरीके से ये OIC कॉन्फ्रेंस गुजरे। इसमें 2 मसले हैं, एक कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं और जो वायलेंस का इम्कान है और जो वायलेंस अपना रहे हैं वो तो वज़ीर आज़म खुद है, वो हुकूमत खुद है, तो उन्होंने उस तरीके से भी माहौल ख़राब कर दिया। जो दूसरा इशू है कि ये जो स्पीकर का किरदार है, अगर वो चाहता है, और स्पीकर भी इंचार्ज है ना पार्लियामेंट का, और उसका पार्लियामान में, उसका नेशनल असम्बली में ये OIC हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि OIC हो, इज़्ज़त के साथ हो,
मुनासिब तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले मेरी नज़र में, और वो ये है कि स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, OIC का सोचे, और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टॉप द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टॉप द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स, फिर कोई OIC का भी मसला नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज़ नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा। मेहरबान जी, देखें, उस अपने मौक़िफ़ से ना हम पहले पीछे हटे हैं, ना पीछे हटे हैं, ना ही आगे हटेंगे। और हमने पहले दिन से ये कहा था, आइन और कानून के मुताबिक हमें जो ट्रीट किया जाए। अगर पाकिस्तान के आइन में मुझे ज़िंदा रहने का हक़ है तो मुझे ज़िंदा रहने दिया जाए। अगर पाकिस्तान के कानून में मुझे अपने कानूनी इदारों में, चाहे मैं कितना भी बड़ा मुजरिम हूँ, अगर उसमें पेश करने की इजाज़त दी जाती है तो उस आइन के तहत मैं और हमारे जो न सिर्फ बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के जो भी मिसिंग पर्सनस हैं उनको आइन के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हीं अदालतों के तहत उनको सज़ा दी जाए, अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको बाजियाब किया जाए। मियां साहब ये बताइएगा सर, जिस तरह की यहाँ भी बात हुई है कि हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर वो ना खेले तो फिर कोई भी ना खेले। जिस तरह के 10 लाख लोगों को लाने की बात करना, सिंध हाउस के ऊपर हमला करना, पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को बिठाना, तसादम की बातें करना, इस सूरत हाल में इस हुकूमत से कुछ बईद नहीं है सर। अगर ये हुकूमत रियासती इदारों की जो लीडरशिप है उसकी तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा इकदाम उठाती है जिसकी कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? और क्या ऐन वक्त पे निक्के काबा दोबारा तो नहीं आ जाएगा? अदम एतमाद मेरे ख्याल में आने के बाद उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म का गैर मामूली इक़दाम उसके वो कोई अगर कोई भी कदम उठाता है इमरान नियाज़ी, कोई इंतज़ामी, कोई वो उस ज़माने में आएगा जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो एक्शन। कोई गुंजाइश। शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पे, आपकी बड़ी मेहरबानी। कल जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या